पुलिस ऑफिसर ने पूरी तरह घेरा डाल लिया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी अजीब और दिलचस्प बात है, इसकी तकदीर का फैसला खुद ब खुद हो गया था और मैं इसे कोई सही मशवरा भी नहीं दे पाया था। बाद में मुझे कुछ दिलचस्प तफसीलात मालूम हुई। नासिर फराजी ने मुझे बताया था, यार ये क्या हो रहा है, आखिर क्या हम वाकई सचमुच के दरवेश बनते जा रहे हैं? तुम यकीन करो, ऐसा लग रहा है कुछ ही अरसे में हमारी शोहरत आसमान तक पहुंच जाएगी। मैं खामोशी से जज्बाती शख्स की बातें सुनने लगा। फिर इसने मुझे जो तफसील बताई वो वाकई दिलचस्प थी। पुलिस ऑफिसर इसका दोस्त था और नासिर फराजी ने इसे बताया था कि वो एक इंतहाई पहुँचे हुए बुज़ुर्ग के साथ काम कर रहा है जिनका नाम आसिफ खान है। चुनांचे पुलिस ऑफिसर ने इससे दरख्वास्त की कि इन बुज़ुर्ग से इसकी सिफारिश की जाए। वो एक मफरूर कातिल की तलाश में है और इसे अंदाज़ा ये है कि अगर वो कातिल इसके हाथ लग गया तो इसे इंस्पेक्टर से डीएसपी बना दिया जाएगा। इस वक्त भी वो नासिर फराजी के साथ मेरे पास ही आया था ताकि इसे इसकी मुश्किल का कोई हल मिल जाए। इत्तफाक से नासिर फराजी ने इसे ये भी कह दिया था कि अगर मेरी निगाह होगी तो बग़ैर पैसों के भी काम बन जाएगा और इसका काम चुटकियों में बन जाएगा। इस बार वो मौत के फंदे से नहीं निकल सकेगा और इंस्पेक्टर की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। कमाल की बात है, वाकई कमाल की बात है। मैं एक बुरा इंसान था, पता नहीं मुझ पर ये नज़र करम क्यों हो गई थी। मैं तो सर से पाँव तक गुनाहों में डूबा हुआ था, लेकिन वक्त की हर तहरीर मेरी तकदीर के दरवाजे पर खोल रही थी। मैं बिला वजह एक दरवेश बन गया था, जबकि हकीकी मानों में मेरे अपने चेहरे पर बहुत सी मकरूह लकीरें थीं। लेकिन बहरहाल एक बात ज़रूर थी, मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं इन अता की हुई क़ुव्वतों से कोई गलत फ़ायदा उठाऊँ, बल्कि मैं अपने आप को सरजनिश भी करता रहता था कि आसिफ खान होशो हवास से काम लो, जो मिला है वो बहुत अजीम है, बजाय इसके कि तुम दुनिया की दौलत समेट लो, अपना अमल जारी रखो। बेशक नासिर फराजी वगैरह दौलत कमाने के ख्वाहिशमंद थे, ये काम मुझसे बेहतर तरीके से और कौन कर सकता था, लेकिन मैंने दिल में ये तहैया कर लिया था कि इस तरह से कुछ हासिल नहीं करूँगा और बाहर तौर फैसले भी आसमानों से हो ही जाते हैं, जैसे इस शख्स के बारे में जो बेशुमार अफराद का कातिल था। एक जुनूनी इंसान, इसे जो सज़ा मिलनी थी वो मिल गई और मैं इसकी किसी तरह की मदद के लिए मजबूर न हुआ। और इसके बाद वक्त कुछ और आगे बढ़ा। जब हम ऐसी जगह इस मकसद के लिए बैठे हुए थे तो हमें हमारे मतलब के लोग क्यों न मिलते, और इस बार जो नौजवान मुझे मिला इसका नाम सुल्तान ज़फ़र था। मज़े की बात यह थी कि हमें ऐसे ही इंसान मिलते थे जिनका हदूद अरबा थोड़ा बहुत मेरे जैसा ही होता। सुल्तान ज़फ़र भी एक ज़िम्मेदार का बेटा था और इसने इस तरह परवरिश पाई थी जिस तरह ज़िम्मेदार घरानों के चश्मो चराग परवरिश पाते हैं। एक शख्स से बाप की दुश्मनी हो गई जिसका नाम फैज़ शाह था और सुल्तान ज़फ़र ने फैज़ शाह की पूरी हवेली जला डाली। बहरहाल ज़िम्मेदारों में जब ठन जाती है तो बड़े अलमिया नमूदार होते हैं। सुल्तान ज़फ़र को अपनी बस्ती से फ़रार होना पड़ा और न जाने कितनी मंजिलें तय करता हुआ वो आखिरकार एक कब्रिस्तान पहुंचा, जहां कुछ किरदार इसके इर्द गिर्द फैल गए। वो इन किरदारों से नावाकिफ़ था, लेकिन बहरहाल वह इनके साथ मिल गया। यहाँ की ज़िंदगी अपने तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आधी रात वो यहाँ आया था। कब्रिस्तान में जुआ भी होता था। बूढ़ा गोरकन बाकायदा एक ग्रोह बना कर रहता था। बज़ाहिर इसका काम कब्रें निकालना था, लेकिन दर हकीकत दूसरे बहुत से काम भी साथ साथ ही चलते थे। सुल्तान ज़फ़र को इसने बड़े प्यार से अपने साथ लिया और दालान में आ गया। आगे खुला हुआ कब्रिस्तान था। जिस वक्त सुल्तान वहाँ पहुँचा था सुबह के आसार नमूदार हो रहे थे। सहन की एक दीवार के साथ छप्पर पड़ा हुआ था। चूल्हा भी था जिसमें आग जल रही थी। चूल्हे के करीब एक नौजवान औरत पराठे पका रही थी। देसी घी की खुशबू फिजा में फैली हुई थी। आहट सुनकर इसने इस तरफ देखा और सर से दुपट्टे का आंचल खींचकर चेहरे को किसी तरह छुपाया और गुरकन ने कहा, चल बेटा जल्दी पराठे पका, पता नहीं मेहमान कब का भूखा है। आओ बेटा तुम्हें आराम की जगह बता दूं, मुँह हाथ वगैरह धो लो। सुल्तान ने गर्दन हिला दी। गोरकन इसे लेकर एक कमरे में पहुंच गया। कमरा साफ सुथरा था। इसमें 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थी। फर्श पर चटाई बिछी थी। कमरे में 2 अफराद और आ गए। ये गोरकन के साथ वाले थे। वो चटाई पर बैठ गए और गोरकन वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद औरत अंदर आई। इसने इस वक्त भी हल्का सा घूंघट निकाल रखा था। इसके हाथ में एक बड़ी सी थाली थी जिसमें पराठों के साथ 2 प्याली चाय भी थी। इसने नज़रें नीची की हुई थी। मैं पानी लाती हूँ और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे लेना। वो बाहर चली गई। चटाई पर बैठे हुए दोनों आदमी लोटे से पानी लेकर कुलियाँ करने लगे। फिर उन्होंने पराठे खाना शुरू कर दिए। सुल्तान को एकदम घर का ख्याल आ गया। बहरहाल ज़िम्मेदार का बेटा था। शानो शौकत में ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन ये बदली
हुई ज़िंदगी भी बुरी नहीं थी। जो कुछ किया था इस पर नादिम था न शर्मिंदा। फैज़ शाह को सज़ा मिलनी ही चाहिए थी। इसने सुल्तान के वालिद ज़फ़र महमूद से झगड़ा मोल लिया था। बाकी रहा ज़फ़र महमूद वगैरह का मामला, तो इसे अपने बाप की क़ुव्वतों पर भी भरोसा था। उन्होंने भी हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी थीं। इनके अपने भी आदमी मौजूद थे, ख़ास तौर से शकूरा और गफूरा। एक ही अंदाज़ होता है इस उम्र का, बस हालात तब्दीली पैदा करते हैं, वरना सारी सोचें एक जैसी होती हैं। कुदरत ने मुझे कैसी नेमत से नवाजा था, मैंने भी वही किया जो सुल्तान ने किया। सिर्फ नाम, माहौल और किरदार बदले हुए थे, वरना काम एक ही था। मुझे इन कहानियों से बड़ी ढारस मिल रही थी। सुल्तान शाह ने कहा, बहुत वक्त इसी तरह गुजर गया। फिर नाश्ते से फरागत हासिल करने के बाद वो अपनी जगह से उठे और चारपाइयों पर दराज हो गए। सुल्तान खामोशी से चारपाई पर लेटा सोचों में गुम था और फजलदीन चारपाई पर लेटकर खराटे भरने लगा। सुल्तान की आंखों में नींद का शायवा तक न था। बहरहाल वो थोड़ा सा उलझा हुआ था। ज़िंदगी के बारे में कोई मुनासिब फ़ैसला नहीं कर पाया था। अभी तक अपने आप को मामूली शख्सियत नहीं समझता था, लेकिन जिन हालात में वहाँ से फ़रार हुआ था इसके तहत ख़तरात थे। हो सकता है साईं फैज़ बख्श अपने असर रसूख से काम लेकर पुलिस को इसके पीछे लगा दे। रात को बस यही इत्तफाक था कि वो पुलिस के हाथों से बच गया। जुआ पार्टी पर छापा पड़ा था। अगर फजलदीन के साथ वो भी इनके हाथ आ जाता तो क्या कहा जा सकता है कि क्या होता। और फिर वैसे भी यहाँ कितना वक्त गुजार सकता था। निकलना तो ज़रूरी था। इन तमाम सोचों ने जहन पर दबाव डाल रखा था। इसकी निगाह कमरे में मुख्तसर सी खिड़की पर पड़ी जो पिछले हिस्से की जानिब खुलती थी। बाहर अमलतास का एक जला हुआ दरख्त नज़र आ रहा था। दरख्त के पत्ते गिर चुके थे और शाखों में कोंपले फूट रही थी। फिर इस पर गनूदगी का गलबा हो गया। दोपहर को आँख खुली तो इसने दरवाजे की तरफ देखा। वही नौजवान औरत रोटी की डलिया और सालन का बर्तन लिए हुए खड़ी थी और गालबन इस उलझन का शिकार थी कि इसे जगाया जाए या नहीं। सुल्तान जल्दी से उठ गया तो वो आगे बढ़ आई और इसने एक तरफ डलिया और सालन का बर्तन रखते हुए कहा, पानी ला रही हूँ, मुँह हाथ धोकर खाना खा लो। ये कहकर वो बगैर कुछ कहे हुए बाहर निकल गई। सुल्तान ने इसे इस वक्त पराठे पकाते हुए देखा और इस वक्त एक निगाह इस पर पड़ी थी। इसके कपड़े साफ सुथरे थे, बाल खुश्क थे, रंगत सांवली थी, मजबूत और सेहतमंद। उम्र भी 22-23 बरस से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सूनापन नजर आया। एक बुझी बुझी कब्रिस्तान जैसी शख्सियत के मालिक। थोड़ी देर बाद वो जग में पानी और हाथ में गिलास लेकर अंदर आ गई। ज़्यादा पानी लाई हूँ, मुँह हाथ धो लो फिर रोटी खा लो। जग रख दो, तुम्हारा शुक्रिया, सुल्तान ने कहा। लेकिन वो जग हाथ में पकड़े हुए खड़ी रही तो सुल्तान चौंक कर बोला, क्या बात है, जग रख दो। एक लम्हे के अंदर अंदर इस औरत की आंखों में एक अजीब सी प्यास नजर आई, लेकिन सुल्तान शायद अभी इन रास्तों पर सफ़र नहीं करना चाहता था। अपनी जगह से उठा और दोनों हाथ फैलाकर पानी से हाथ मुँह धोने लगा। वो जग से थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही थी। चेहरा खुश्क करके सुल्तान रोटी की जानिब मुतवज्जा हुआ तो वो बोली, मेरी ज़रूरत है। इसके लहजे में एक हल्की सी शोखी थी। सुल्तान ने आहिस्ता से कहा, नहीं। वो कुछ लम्हों के बाद वहाँ से चली गई और सुल्तान रोटी के पास आ बैठा। पागल थी। सुल्तान के अपने जहन पर जिस वजूद का कब्ज़ा था वो बेहद हसीन था। वो किसी लालच में नहीं आ सकता था। हालांकि महरुन्निसा का नक्शे अव्वल था। दिल में ज़रा सी गुंजाइश हो तो नक्शे अव्वल नक्शे आखिर भी बन जाता है, वरना बहुत सी बुराइयां सामने आ जाती हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद वो बाहर कब्रिस्तान में निकल आया और इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। एक कब्र के ऊपर 3 आदमी बैठे हुए थे। इनमें से एक बूढ़ा था, दूसरा फजलदीन और तीसरा एक नया आदमी। सुल्तान को देखकर तीनों चौंक पड़े और सुल्तान को एक एहसास हुआ जैसे वो तीनों किसी अहम मौजू पर बात कर रहे हों। अब सुल्तान के लिए यहाँ रहना मुनासिब नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इनके करीब पहुँच गया। तीसरा आदमी बड़े तजस्सुस भरी निगाहों से सुल्तान को देख रहा था। तुम लोग कुछ बातें कर रहे थे, मैं तो बस तुमसे इजाज़त लेने आया था। बड़ा वक्त गुजार लिया तुम्हारे साथ, बड़ी मेहरबानी, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। अरे नहीं, अभी कहाँ, कल दिन में किसी वक्त चले जाना, आज रात को मेरे साथ रहो, फजलदीन ने कहा। और सुल्तान शाह ने हिलाकर बोला, तुम्हें ही तकलीफ़ होगी, मेरा क्या है, आज नहीं तो कल चला जाऊँगा। मगर जा कहाँ रहे हो, उसने पूछा। बस जहाँ तकदीर ले जाए, वैसे कराची जाने का इरादा है। हाँ, ये तो और अच्छी बात है, साथ ही चलेंगे। यहाँ से मैं तुम्हें स्टेशन तक ले जाऊँगा, वहाँ से कराची के लिए रेल मिल जाएगी, हमारा इंतज़ाम हो जाएगा, साथ ही चलो। सुल्तान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोला, ठीक है, तुम लोग कुछ बातें कर रहे थे। हाँ, अगर तुम बुरा न मानो तो एक चक्कर लगाओ, सब ठीक है, कोई ख़तरा नहीं, फजलदीन ने कहा। सुल्तान ने गर्दन हिलाई और वहाँ से आगे बढ़ गया।
लेकिन इसके जहन में ये ख्याल ज़रूर पैदा हो रहा था कि असल किस्सा क्या है, कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर मालूम होती है। रात तकरीबन 8:30 बजे खाना वगैरह तैयार हुआ। फजलदीन और सुल्तान खाने पर बैठ गए। बूढ़ा इनके साथ शरीक नहीं था। वो लड़की जिसने कई बार अजीब सी निगाहों से सुल्तान को देखा था और सुल्तान को हर बार ये एहसास हुआ कि वो इससे कुछ कहना चाहती है, इस वक्त भी थोड़े फासले पर खड़ी इसे देख रही थी। सुल्तान की नज़र इस पर पड़ी तो वह होले से मुस्कुराई और शर्माए हुए अंदाज में बाहर निकल गई। सुल्तान खाने में मसरूफ़ रहा। खाने से फरागत के बाद फजलदीन इसे लेकर बाहर निकल आया और थोड़े फासले पर एक पक्की कब्र पर जा बैठा। आज तो कोई ख़तरा नहीं, अगर आज फिर पुलिस धाड़ पड़ गई तो। जवाब में फजलदीन हंस पड़ा। पुलिस की दाढ़ कभी नहीं पड़ती, इसे तो दावत दी जाती है। असल में बाबा ने ये जुए के अड्डे कायम कर रखे हैं। 4, 6, 8 बंदे आ जाते हैं, मगर जब हमें अपना काम करना होता है तो इन बंदों को वहाँ से हटाना पड़ता है। कभी कभी तो आसानी से काम हो जाता है, मगर जब बात इनकी समझ में नहीं आती तो धाड़ पड़वानी पड़ती है। और पिछली रात भी ऐसा ही हुआ था। बाबा इधर चला गया था और पुलिस आ गई। सुल्तान की आंखें हैरत से फैल गई। इसने कहा, लेकिन काम क्या करते हो तुम? फजलदीन इसे देखने लगा, फिर बोला, बात कोई ऐसी वैसी नहीं है। तुम्हें जो इस सिलसिले में बताया जा रहा है इसकी एक बात है। क्या? ये बताओ, माल वाल की ज़रूरत है या नहीं? कराची मामूली जगह नहीं है। 10-20 रुपयों का तो पता नहीं चलता वहाँ पर, मगर तुम मेरा साथ दो तो तुम्हें कम से कम 10,000 रुपये मिल जाएंगे। कैसे? मैंने कहा, नहीं प्यारे, बात ऐसे नहीं बनेगी। तुम्हें पहले वादा करना होगा। असल में मुझे बंदे की सख्त ज़रूरत है, वरना तुम्हें तकलीफ़ न दी जाती। तुम पहले काम बताओ मुझे। मैंने कहा, असल में हम लोग मुर्दे सप्लाई करते हैं, कब्रों में से साबित ढांचे निकालते हैं और इन्हें पहुंचा दिया जाता है। क्या? सुल्तान उछल पड़ा। हाँ यार, सब कुछ बिक जाता है इस दुनिया में, सब कुछ बिक जाता है, मगर ढांचे कौन ख़रीदता है? एक कंपनी ये कारोबार करती है और बहुत से मुल्कों को माल एक्सपोर्ट करती है। हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर है जिसे हम सप्लाई कर रहे हैं, उसने कहा। मगर कैसे? सुल्तान ने तजस्सुस से पूछा। कब्रिस्तान में जितनी मैयतें आती हैं हमें इनका पता होता है। 10 से 12 दिन, महीना गोश्त गलने में लग जाता है, फिर हम एहतियात से इसे निकाल लेते हैं। बच्चे गोश्त की सफाई करते हैं और ढांचा सूखने के लिए महफूज कर दिया जाता है। बाबा ने खाना खुदवा रखा है जहां हम ये सारे काम करते हैं, क्या समझा? मगर इन ढांचों का क्या होता है? सुल्तान ने हैरत से कहा। यार बोंदू व पक्के, ये तो मेडिकल कॉलेजों में लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं, और इन ढांचों और पिंजरों के बगैर इनकी पढ़ाई कैसे हो सकती है? ये ढांचे मुल्क में और मुल्क से बाहर ऐसे ही कॉलेजों के लिए सप्लाई किए जाते हैं। अस्पतालों और दवा बनाने वाली कंपनियों को भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। तूने ये कभी नहीं सोचा कि अपने अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में जो इंसानी ढांचे लटके नज़र आते हैं वो कहाँ से आते हैं? क्या ढांचे दरख्तों पर उगते हैं और मुर्दे कब्रों से निकलकर मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जाते हैं? भाई नहीं, ये कहीं से तो खोद कर निकाले जाते हैं। मगर मैंने कहा, क्या अगर मगर यार? बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम। क्या समझो, अस्पतालों में लावारिस लाशें क्या होती हैं? अरे भाई, पढ़ने वाले लड़के लड़कियां इनकी चीर फाड़ करते हैं और फिर वो लाशें अस्पताल ही के एक हिस्से में ज़मीन खोद कर दबा दी जाती हैं। साल सवा साल बाद जब गोश्त गल सड़ कर हड्डी बन जाता है तो हड्डियों का पिंजर निकाल लिया जाता है। बड़ा लंबा कारोबार है ये, अब तुम्हें क्या क्या बताएं। सुल्तान सर्द निगाहों से फजलदीन को देख रहा था। ये तो अपने आप ही को बहुत सख्त दिल और ख़तरनाक आदमी समझता था, लेकिन यहाँ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा था। बहरहाल इसने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और बोला, तो फिर ये बताओ मुझे क्या करना है? आज रात तुझे मेरे साथ काम करना होगा, इनकार मत करना। और सुन, 500 रुपये रोज़ दूंगा और 10,000 रुपये कराची चलकर। ठीक है, जैसे तेरी मर्ज़ी। फिर बाकी वक्त सुल्तान ने सोचते हुए गुजार दिया, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई बात समझ में नहीं आई, बस सोचों में डूबा रहा। फिर शाम हो गई और हर तरफ अंधेरा फैल गया। जो तफसीलात सुल्तान ने सुनी थीं, इनसे वो अच्छे खासे जहनी तकद्दुर का शिकार हो गया था, लेकिन ख़ुद इसका अपना भी तो कोई ठिकाना नहीं था। नेकी और बदी का तसव्वुर तो इसके दिल में नहीं था, बस काम की तरफ से ज़रा सी उलझन खा रहा था। लेकिन रात को फजलदीन इसे लेकर अंधेरे में आगे बढ़ गया और वो एक ऐसी जगह पहुँच गए जो दरख्तों के दरमियान घिरी हुई थी। फजलदीन ने वहाँ मौजूद 2 आदमियों को, जिनमें एक बूढ़ा था, देखते हुए कहा, हाँ क्या ख्याल है, फिर काम शुरू कर दिया जाए। सिकंदर ने दूसरे लड़के को भी बुला लिया, जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी।
दुबला पतला मरियल सा था और आंखें अंदर को धंसी हुई थी। इन लोगों ने एक कोने में पड़ी हुई कदालें उठाईं और इस लड़के ने इन कदालों को कांधों पर रख लिया और बेलचे फजलदीन ने संभाल लिए और चारों आगे बढ़ गए। फजलदीन ने आगे आकर कहा, कब्रों को निशान तो लगा दिए गए हैं ना? हाँ, बेफिक्र हो जाओ। सुल्तान खामोशी से ये कार्रवाई देख रहा था और इसके दिल में ये ख्यालात बार बार आ रहे थे कि ज़िंदगी गुजारने के लिए लोग कैसे कैसे घिनौने काम कर लिया करते हैं। बहरहाल वो वहाँ से आगे बढ़े और फिर एक घनी झाड़ी के पास पहुँच गए। यहाँ लालटेन रखी हुई थी और इसकी धुंधली रोशनी में काम का आगाज़ कर दिया गया। वो लोग कब्र का बालाई हिस्सा खोद रहे थे और फिर फजलदीन भी इस काम में शरीक हो गया। वो नीचे से मिट्टी हटा रहा था। जब कब्र इतनी खुद गई कि तख्ते नजर आने लगे तो दोनों ने हाथ रोक दिए। तख्ता उठाया तो बदबू के भपके उठने लगे और कुर्बल जवार का माहौल बहुत ही गंदा हो गया। फजलदीन ने एक चादर निकाली और इसे सुल्तान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले ये चादर मुंह के गिर्द लपेट ले। फिर उन्होंने खुद भी चादरें लपेट ली। एक एक करके तमाम तख्ते निकाल दिए। फजलदीन हिदायत देता जा रहा था और कह रहा था कि देखो अंदर न गिरने पाए, कोई टूटा हुआ तख्ता भी नीचे न गिरे वरना ढांचे खराब हो जाएंगे। तख्ते उठाए तो कब्र का मुंह खुल गया और फजलदीन ने टॉर्च की रोशनी कब्र के अंदर डाली। सुल्तान ने भी झुककर अंदर झांका। कब्र में ढांचा पड़ा हुआ था। खाल और गोश्त गल सड़ कर खाक में मिले जा चुके थे। सफ़ेद सफ़ेद हड्डियाँ नजर आ रही थी जिन पर जगह जगह मिट्टी नजर आ रही थी। सुरख सुरख चियूंटे दूसरे कीड़े मकोड़े इधर उधर रींग रहे थे। मंजर बेहद हवलनाक था। फिर खुद फजल ने बाकी काम किया। इसने रबड़ के बड़े बड़े सियाह जूते पहने, हाथों पर दस्ताने चढ़ाए और कब्र के अंदर से ढांचे को निकाल लिया और बड़ा संभाल कर ढांचा ऊपर पहुंचा दिया। फिर खुद भी बाहर निकल आया। इसके बाद दूसरी कब्र खुदवाई गई। सब लोग इस काम में मसरूफ़ थे। दूसरी कब्र से भी ढांचे की हड्डियाँ और खोपड़ी निकाल ली गई, यहाँ तक कि वो तीसरी कब्र पर भी पहुँच गए और यहाँ से भी साबित ढांचा निकाल लिया। फिर वो दरख्तों के दरमियान से गुजरते हुए डेरे की जानिब चल पड़े और अंदर पहुंच गए। बड़ी मुस्तैदी से काम हो रहा था। औरत ने इन लोगों को चाय बना कर दी और इधर पिकनिक शुरू हो गई। गोया सारे मामलात बड़े सलीके से किए जा रहे थे।